नमस्कार दोस्तों, भारत के भूगोल का विस्तृत और संपूर्ण अध्ययन करने के बाद आज से हम लोग विश्व के भूगोल का अध्ययन प्रारंभ कर रहे हैं। विश्व का भूगोल एक बहुत ही रोचक विषय होता है और ये और अधिक रोचक तब बन जाता है जब आप इसका अध्ययन क्रमबद्ध तरीके से, संपूर्णता के साथ और मैप के साथ करते हैं। और मेरे द्वारा विश्व के भूगोल का अध्ययन इसी क्रमबद्धता के साथ, संपूर्णता के साथ और मैप के साथ कराया जाएगा। आप धैर्यपूर्वक हमारे साथ जुड़िए, विश्व के भूगोल के सीरीज के साथ जुड़िए और संपूर्ण विश्व के भूगोल का अध्ययन मेरे साथ करते जाइए। विश्व का भूगोल आपके प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होता है और मेरा दावा है कि यदि आप मेरे साथ धैर्यपूर्वक संपूर्ण विश्व के भूगोल का अध्ययन कर लेते हैं तो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में, चाहे वो राज्य स्तरीय परीक्षा हो या फिर वो केंद्रीय परीक्षाएं हो, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में जिसमें विश्व का भूगोल से सवाल बनता है, उसमें बनने वाला कोई भी सवाल आप छोड़ करके नहीं आएंगे, ये मेरा दावा है। और यदि आप ये चाहते हैं कि विश्व के भूगोल से बनने वाला कोई भी सवाल आप परीक्षा में छोड़ करके ना आए, तो आप मेरे साथ इस सीरीज के साथ जुड़ जाइए। और अब तक आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें ताकि इन क्लासों का लाभ उन छात्रों को भी मिल सके जिन्होंने अब तक विश्व के भूगोल का अध्ययन मैप के साथ नहीं किया है। आज की क्लास में हम लोग संपूर्ण विश्व का परिचय लेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आज जो विश्व हमें दिखाई दे रहा है, आज जो कॉन्टिनेंट्स, महाद्वीप हमें दिखाई दे रहे हैं, जो महासागर हमें दिखाई दे रहे हैं, क्या ये पहले से ही ऐसे थे या फिर ये बाद में इस तरीके से हुए हैं, या इनका निर्माण किस तरीके से हुआ है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज की क्लास। विश्व के भूगोल का अध्ययन करने के लिए ये आपके लिए बहुत जरूरी है कि आपके सामने एक विश्व का मैप होना चाहिए और यदि संभव हो तो आप एटलस ले लीजिए और एटलस के माध्यम से मेरे साथ साथ विश्व के भूगोल का अध्ययन करिए। अगर आप मेरे साथ जुड़ते हैं और लगातार बने रहते हैं तो मेरा दावा है कि ये आपके लिए एक बहुत आसान और रुचिकर विषय बनने वाला है। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज की क्लास। महाद्वीपों का विस्थापन सिद्धांत पर हम लोगों को बात करनी है, ठीक है। विश्व का भूगोल हम लोग पढ़ें या उसको और बेहतर तरीके से समझें, जिसके बाद हम लोग कॉन्टिनेंट्स का अलग अलग अध्ययन करेंगे, एशिया का, यूरोप का, अफ्रीका का, ठीक है ना, दोनों अमेरिका का। तो उसको हम लोग बेहतर तरीके से समझें। उससे पहले ये जानना ज़्यादा जरूरी हो जाता है कि जो विश्व आज की डेट में आप लोगों को दिख रहा है ये कैसे बना था। ये पहले से ऐसे ही था, इसका निर्माण हो रहा है, अगर हुआ है तो किस तरीके से हुआ है, इस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे, ठीक है। इसको कहा जाता है महाद्वीपों का विस्थापन सिद्धांत। किसने दिया है? अल्फ्रेड वेगनर ने। अल्फ्रेड वेगनर कहाँ के वैज्ञानिक थे? जर्मनी के, ठीक है ना। और यह एक जलवायु वैज्ञानिक थे, ठीक है। और इन्होंने ही महाद्वीपों के विस्थापन सिद्धांत को प्रतिपादित किया है, ठीक है। और महाद्वीपों का विस्थापन सिद्धांत को भी हम समझें इससे पहले ज़्यादा जरूरी ये हो जाता है कि एक बार हल्का सा परिचय हम लोग विश्व का ले लें, ठीक है ना। संपूर्ण पृथ्वी पर, पूरी पृथ्वी पर 5 महासागर और 7 महाद्वीप हैं, ठीक है ना। अर्थात संपूर्ण पृथ्वी 5 महासागरों से और 7 महाद्वीपों से मिलकर के बना हुआ है, ठीक है। उसी के आधार पर हम लोग इसे देखते हैं। तो 5 महासागर कौन कौन से महासागर हैं? पहला है प्रशांत महासागर, ठीक है। पृथ्वी चूंकि गोल है तो प्रशांत महासागर इधर भी, और आप देखेंगे इस साइड में भी, यहां पर भी क्या होगा? प्रशांत महासागर, यहां पर भी प्रशांत महासागर। तो एक महासागर हो गया प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर के बाद ये हिस्सा है एशिया के दक्षिण हिंद महासागर, ठीक है। हिंद महासागर के बाद ये अटलांटिक महासागर, ये दोनों अमेरिका है, अमेरिका के पूर्व में और यूरोप और अफ्रीका के पश्चिम में, बीच का जो भाग है जल का, उसे हम कहते हैं अटलांटिक महासागर, ठीक है। यहाँ पर ये प्रशांत महासागर।
तीन हो गए, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और फिर प्रशांत महासागर। ठीक है, इसके अलावा ये जो क्षेत्र है ये दक्षिणी ध्रुव है और इसके ऊपर जो उत्तरी ध्रुव की तरफ है इसे आर्कटिक महासागर कहा जाता है। आर्कटिक महासागर को ही उत्तरी ध्रुव सागर भी कहा जाता है। ठीक है ना, तो इसके आधार पर भी देखा जाता है, इसे दक्षिण ध्रुव सागर और इसे उत्तरी ध्रुव सागर। ठीक है, किसी भी मैप को देखने का तरीका हमने बताया था कि ऊपर का हिस्सा जो होता है किसी भी मैप में, ऊपर का जो हिस्सा होता है ये उत्तर होता है, नीचे का जो हिस्सा होता है उसे वो दक्षिण होता है, और अगर आप कहूं पूर्व की ओर है तो जो दाहिना हाथ होगा वो पूर्व होगा और जो आपका बायां हाथ होगा पश्चिम होगा। ठीक है ना, ये महाद्वीप को देख लेते हैं। महाद्वीप कौन कौन से हैं? सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, ये एशिया है। ठीक है ना, एशिया में तीन सबसे बड़े देश हैं, रूस, चीन और भारत। ठीक है ना, एशिया के ये तीन बड़े देश हैं। इसके चारों तरफ अगर देखा जाए तो एशिया के पूर्व में कौन सा सागर है? प्रशांत महासागर। एशिया के पश्चिम में, ज्यादातर एशिया के पश्चिमी सीमाएं ही पूछी जाती है। ठीक है ना, जब मुख्यतः हम लोग यूरोप का और एशिया का अलग अलग अध्ययन करेंगे तो उसमें इनकी सीमाओं पर हम लोग विस्तृत तौर पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है ना, लेकिन अगर सामान्यतः देखा जाए तो एशिया के पूर्व में यूरोप है। ठीक है, और यूरोप के साथ साथ भूमध्य सागर। एशिया के पश्चिम में यूरोप और भूमध्य सागर। ठीक है, इसके अलावा अफ्रीका जो है ये भी एशिया के पश्चिम में ही माना जाएगा। एग्जैक्ट दिशा इसकी क्या होगी? पश्चिम दक्षिण। एशिया के पश्चिम दक्षिण में अफ्रीका है। ठीक है ना, तो एशिया और यूरोप को कौन अलग करता है? यूरोप को अलग करता है। ठीक है ना, एशिया का सबसे बड़ा देश रूस, और रूस का जो विस्तार हुआ है ये यूराल पर्वत के भी और पश्चिम में यहां तक हुआ है। ठीक है ना, तो यूराल पर्वत पूरी तरीके से रूस के अंतर्गत आता है। अर्थात रूस एक ऐसा देश है जिसका विस्तार एशिया में भी हुआ है और यूरोप में भी हुआ है। ठीक है ना, तो ये रहा आपका एशिया के बाद यूरोप के अगर हम चारों तरफ की बात करें तो यूरोप के पूर्व में एशिया, यूरोप के पश्चिम में अटलांटिक महासागर, यूरोप के दक्षिण में भूमध्य सागर और यूरोप के उत्तर में उत्तर सागर, और उत्तर सागर का ही जल इस हिस्से में जो आता है इसे हम कहते हैं बाल्टिक सागर। इसको कहा जाता है बाल्टिक सागर। ठीक है, बाल्टिक सागर और उत्तर सागर आर्कटिक महासागर का ही हिस्सा है। ठीक है, दो कॉन्टिनेंट्स हो गए। यह है अफ्रीका के चारों तरफ क्या क्या है? अफ्रीका के पूर्व में हिंद महासागर, अफ्रीका के पश्चिम में अटलांटिक महासागर, अफ्रीका के उत्तर में भूमध्य सागर और अफ्रीका के दक्षिण में अंटार्कटिक महासागर। ठीक है ना, ये चारों तरफ से महासागर से ही घिरा हुआ है। ठीक है, इसके अलावा यह है उत्तरी अमेरिका। ये दोनों जो भूखंड आपको दिखाई दे रहे हैं इसमें ऊपर वाला उत्तरी अमेरिका और नीचे वाला दक्षिणी अमेरिका है। उत्तरी अमेरिका में भी तीन प्रमुख देश हैं। उत्तरी अमेरिका में भी तीन प्रमुख देश हैं, और भी देश हैं। विस्तृत अध्ययन करेंगे तो उसमें हम लोग उस पर डिटेल बात करेंगे, लेकिन इसमें जो बड़े भूखंड रखते हैं उसमें कनाडा, यूएसए और यहाँ पर मैक्सिको। कनाडा, यूएसए और मैक्सिको। अलास्का यूएसए का हिस्सा है। अलास्का जो है ना ये यूएसए का हिस्सा है। इसके चारों तरफ जो चीजें हैं, इसके पूर्व में अटलांटिक महासागर और इसके पश्चिम में प्रशांत महासागर। ठीक है ना, प्रारंभ में उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका ये दोनों जुड़े हुए थे। इन दोनों के भूखंड जो है ये जुड़े हुए थे। बाद में इन दोनों को काट दिया गया और इस तरीके से अटलांटिक महासागर प्रशांत महासागर से मिल गया। और यहाँ पर जो जल संधि बनती है उसे क्या बोला जाता है? पनामा। उसे कहा जाता है पनामा जल संधि। यहीं पर है पनामा। ठीक है ना, इसी पनामा जल संधि या पनामा नहर से ही उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका से अलग होता है।
ठीक है। यह है दक्षिणी अमेरिका, और दक्षिणी अमेरिका के चारों तरफ इसके भी पूर्व में अटलांटिक महासागर और इसके पश्चिम में प्रशांत महासागर। ठीक है ना, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर पैटर्न यहां पर मिलेगा। ठीक है ना, और ये हो जाएगा आर्कटिक महासागर का हिस्सा। ठीक है ना, इस तरीके से कितने हो गए कॉन्टिनेंट्स? अभी 5 हुए हैं। फिर से गिन लीजिए एक बार। एशिया 1, यूरोप 2, अफ्रीका 3, उत्तरी अमेरिका 4 और दक्षिण अमेरिका 5। ठीक है ना। छठा कौन सा है? छठा है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलिया है, सबसे छोटा भी है। तो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट्स जो है, यानी कि जो महाद्वीप है, इसमें सिर्फ एक ही देश है। ऑस्ट्रेलियाई देशों में और भी देश है, जिन पर हम लोग आगे चल करके बात करेंगे, लेकिन जो मुख्य भूमि है इस महाद्वीप की, उस पर एक ही देश है, ऑस्ट्रेलिया, और ये अपने आप में महाद्वीप भी है। तो ये कौन सा हो गया? छठा हो गया। और सातवां कहाँ है? ये सातवां है। ठीक है ना, ऊपर में नीचे आर्कटिक। ठीक है ना, अंटार्कटिका, सॉरी अंटार्कटिका, अंटार्कटिका महाद्वीप, ये जो दक्षिणी ध्रुव है हमारा, इसे अंटार्कटिका महाद्वीप कहते हैं। ऊपर वाला महाद्वीप नहीं है। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये टोटल 7 महाद्वीप होते हैं। तो हमारी पूरी पृथ्वी 5 महासागरों से और 7 महाद्वीपों से मिलकर के बनी हुई है। ठीक है ना, बाकी इसी का हम लोग अलग अलग अध्ययन करेंगे, 7 महाद्वीपों का भी अलग अलग अध्ययन, और उसके बाद 5 महासागरों का भी अलग अलग अध्ययन करेंगे, और इस तरीके से आपका संपूर्ण विश्व का भूगोल कंप्लीट होगा। ठीक है, संपूर्ण पृथ्वी जिसे हम लोगों ने देखा है कि किस तरीके से बनता है, इसका निर्माण किस तरीके से हुआ है, इसको लेकर के मैंने भी बताया था कि इसका सबसे मुख्य सिद्धांत या सबसे सटीक जानकारी जो दी गई है वो किनके द्वारा दी गई है? अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा दी गई है। ठीक है ना, और अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा जो सिद्धांत दिया गया है उसी को क्या कहा जाता है? महाद्वीपों का विस्थापन सिद्धांत। ठीक है ना, तो इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया? महाद्वीपों का विस्थापन सिद्धांत। महाद्वीपों का विस्थापन सिद्धांत किसका है? अल्फ्रेड वेगनर। कौन थे ये? ये जर्मनी के जलवायु वैज्ञानिक। ठीक है ना, भूगोल की अलग अलग शाखाएं होती हैं। तो जैसे जलवायु वैज्ञानिक एक अलग होते हैं। पृथ्वी के आकार को या पृथ्वी के जो आकार है, जो कॉन्टिनेंट्स या महाद्वीप है, महासागर है, इनके आकारों का अध्ययन करने वाला जो विज्ञान होता है, उसके जो वैज्ञानिक होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? भू आकृति वैज्ञानिक। ठीक है, महाद्वीपों का विस्थापन बताने का कार्य मुख्यतः किसका है? भू आकृति वैज्ञानिकों का है। और अल्फ्रेड वेगनर कौन थे? जलवायु वैज्ञानिक थे। ठीक है ना, ये मुख्यतः जलवायु का ही अध्ययन कर रहे थे, जलवायु पर ही अध्ययन कर रहे थे। और उसी अध्ययन के दौरान इन्हें यह पता चला कि दक्षिण अमेरिका का ये क्षेत्र अर्थात पूर्वी किनारा, ब्राजील वाला जो हिस्सा है, पूर्वी किनारा, इसके अलावा अफ्रीका का निचला हिस्सा जिसे दक्षिण अफ्रीका कहा जाता है, इसके अलावा भारत का, प्रायद्वीपीय भारत का ये हिस्सा, ठीक है ना, और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी भाग, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में इन्हें बर्फ की मोटी मोटी चादरें मिली, परतें मिली, बर्फ की मोटी मोटी परतें मिली। और जब उन्हें ये मिला तो वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि ये जो क्षेत्र है ये कालांतर में, समय में काफी पहले ध्रुवीय क्षेत्र के अंतर्गत रहे होंगे। क्यों? क्योंकि आप देख रहे होंगे कि ये सभी क्षेत्र, जैसे कि दक्षिण अमेरिका का ये ब्राजील वाला क्षेत्र, इसके अलावा अफ्रीका का ये भी क्षेत्र, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का ये क्षेत्र और भारत का, ये लगभग उष्णकटिबंधीय जलवायु के अंतर्गत आ रहे हैं। ये जो दो लाइनें दिख रही हैं, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ की लाइन है और ये 23.5 डिग्री साउथ की लाइन है, और विषुवत रेखा इसी के बीच में है। ठीक है ना, क्लियर है? तो इस क्षेत्र पर अर्थात पृथ्वी पर, ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटा गया था,
विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा कहा जाता है, 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ। इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? उष्णकटिबंधीय जलवायु वाला क्षेत्र कहा जाता है, इसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। तो ये जो क्षेत्र है सूर्य के लंबवत किरणें वर्ष भर इसके बीच विचरण करती हैं, जिसकी वजह से इस क्षेत्र का जलवायु सबसे अधिक रहता है। सबसे गर्म जलवायु कहां पर है? इस क्षेत्र में है। अब चूंकि गर्म जलवायु है तो यहाँ पे बर्फ होने की संभावना नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, बर्फ होने की संभावना यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर भी अल्फ्रेड वेगनर ने जब इसका अध्ययन किया तो उन्हें क्या मिला? इस क्षेत्र में यहाँ और यहाँ इन्हें बर्फ की मोटी मोटी चादरें मिली। तब इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि बर्फ के जो क्षेत्र है वो पृथ्वी पर कहां पर पाए जाते हैं? वो ध्रुवीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, वो पोल्स पर पाए जाते हैं। ठीक है, तो ध्रुवीय क्षेत्रों में चूंकि बर्फ पाया जाता है तो इसी आधार पर अल्फ्रेड वेगनर ने ये निष्कर्ष निकाला कि ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र इन्हें मिले, ये कभी समय में पहले एक ही जगह पर रहे होंगे और वो ध्रुवीय क्षेत्र में रहे होंगे। ठीक है ना, और उसके बाद से इनका प्रभाव हुआ और इसी आधार पर इन्होंने महाद्वीपों के विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ठीक है ना, ये मुख्य बातें इसमें रही हैं। इसमें कल हम लोगों ने कुछ लिखा भी था, ठीक है ना, उसमें हमने बताया था कि कारण पृथ्वी पर ध्रुवों पर हिमानीकृत जलवायु पाई जाती है। ठीक है, तथा विषुवतीय क्षेत्र उष्णकटिबंधीय जलवायु वाला होता है। वेगनर को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जैसे कि ब्राजील, ठीक है, ब्राजील के अलावा दक्षिणी अफ्रीका, प्रायद्वीपीय भारत, ऑस्ट्रेलिया का दक्षिणी भाग, इन क्षेत्रों में इन्हें बर्फ के मोटे मोटे चादरें यानी परतें मिली हैं, जिससे इन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि यह क्षेत्र कभी ध्रुवीय जलवायु में रहा होगा। अर्थात एक ही समय में अलग अलग स्थलखंड अलग अलग जलवायु के अधीन रहे होंगे, जिसके प्रमाण से वेगनर इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि महाद्वीप स्थिर नहीं है, महाद्वीप स्थिर नहीं है, इनमें प्रवाह हो रहा है। ठीक है ना, और उसके बाद से समस्याएं शुरू हुई, क्योंकि ये जलवायु वैज्ञानिक थे और ये बात कर रहे थे भू आकृति विज्ञान की। ठीक है ना, तो भू आकृति विज्ञान जो होंगे उन्हें तो दिक्कत होगी। तो उन्होंने क्या कहा, भैया अगर आप ऐसा बोल रहे हैं तो प्रमाण दीजिए, इसे प्रमाणित करिए कि आप जो बोल रहे हैं कैसे बोल रहे हैं। ठीक है ना, तो ये प्रमाण में जुटे और विश्व की तमाम ऐसी जगहों की यात्राएं की और उन यात्राओं के बाद बहुत सारे उन्होंने प्रमाण जुटाए और उसी प्रमाण के आधार पर इन्होंने महाद्वीपों के विस्थापन सिद्धांत को प्रतिपादित किया। ठीक है ना, उन प्रमाणों में इन्होंने जो मुख्यतः चीजें बताई हैं उन्हीं पर हम लोग इस सिद्धांत के अंतर्गत चर्चा करने वाले हैं। वेगनर ने यह बताया कि कार्बोनिक फेरस युग में सभी महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे। एक युग का नाम है ये कार्बोनिक फेरस युग में सभी महाद्वीप यानी कि जितने भी महाद्वीप आपको दिखाई दे रहे हैं, सातों महाद्वीप जो हैं, ये पहले आपस में जुड़े हुए थे और उसे उन्होंने क्या कहा, पेंजिया कहा। उन्होंने कहा उसे पेंजिया। अर्थात इस तरीके से आप इसे समझ सकते हैं, ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है ना, वेगनर साहब बता रहे हैं कि कार्बोनिक फेरस युग में सभी महाद्वीप, ये सारे महाद्वीप जो है वो एक ही जगह पर स्थित थे और वो लगभग दक्षिणी ध्रुव की तरफ। ठीक है ना, अब दक्षिण ध्रुव चूंकि हिमानीकृत होगा ही, तो इसी वजह से यहाँ पर बर्फ के प्रमाण मिल रहे हैं। तो इन्होंने इसका नाम क्या दिया, पेंजिया। तो इन्होंने कहा पेंजिया। ठीक है ना, पेंजिया मुख्यतः दो भूखंडों से मिलकर के बना हुआ था। पेंजिया का जो ऊपरी हिस्सा है इसे क्या बोला जाता है, लारेशिया, इसे कहा गया है लारेशिया। और पेंजिया का जो निचला हिस्सा था इसे कहा गया है गोंडवाना। अर्थात पेंजिया मिलकर के बना हुआ लारेशिया और गोंडवाना से। ठीक है, ये दो भूखंडों से मिलकर के बना हुआ है और जो भी महासागर है अर्थात सभी जल राशि जो है वो भी एक ही जगह पर हुआ करता था, जिसे क्या बोला गया है, क्या नाम दिया गया है, पेंथालासा। उसे कहा गया है पेंथालासा, उसे कहा गया है पेंथालासा। ठीक है ना, पेंजिया का जो आंतरिक भाग है, जो पेंजिया है इसका जो आंतरिक भाग है, इसको वेगनर साहब ने बताया है
कि इसका आंतरिक भाग में 3 परतें हैं, इसके आंतरिक भाग में 3 परतें हैं। तो उसको भी यहां पर हम लोग देख लेते हैं। ये हमारी पृथ्वी का ऊपरी सतह है और इसको हम इस तरीके से क्लियर काट लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो ये हो गया हमारा ऊपरी भाग, जिसे आप लोग क्रस्ट बोलते हैं, ठीक है। इसे उन्होंने कहा ये है सियाल। ये क्या है? सियाल। ठोस अवस्था में है ये, क्रस्ट है ये, ठीक है ना, अर्थात ऊपरी परत, इसे हम कहेंगे ऊपरी परत। ऊपरी परत जो है ये सियाल है। बीच वाला जो है, जिसे आप लोग आवरण कहते हैं, इस बीच वाले हिस्से को आवरण बोला जाता है। इसे हम लोग मध्य परत कहेंगे, मध्य परत। ये मध्य परत जो है, इसे इन्होंने कहा ये सीमा है, इसे सीमा कहा गया, ठीक है ना। क्या पढ़ा था हम लोगों ने? पृथ्वी का आंतरिक संरचना पढ़ लिया ना। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना में ही मैंने इसे कराया भी था, तो आप लोग ध्यान रखेंगे इसमें कौन कौन से पदार्थ होते हैं, इस पर भी बात की थी, ये इस पर भी बात की है। तो सीमा जो है ये किस अवस्था में है? प्लास्टिक के गलने की अवस्था में है, और ये इसे कोर कहा जाता है, ठीक है ना। ये हमारा निचला परत होगा, निचला परत। तो निचला परत जो है इसे क्या बोला गया है? नीचे, नीचे, ठीक है ना। तो वेगनर साहब भी बता रहे थे कि पेंजिया जो है, पेंजिया की जो आंतरिक संरचना है, यानी आंतरिक जो परतें हैं, इसमें 3 मुख्य परतें हैं, सियाल, सीमा और नीफे, ठीक है ना। जिसमें सीमा का घनत्व सियाल के घनत्व से अधिक है। सीमा का घनत्व सियाल के घनत्व, मैंने बताया था ना पृथ्वी का आंतरिक संरचना वाले अध्याय में कि जैसे जैसे पृथ्वी की सतह से नीचे की तरफ जाते हैं वैसे वैसे घनत्व में अंतर पाया जाता है। भूकंप बल में भी पढ़ा था हम लोगों ने इसको। तो जैसे जैसे पृथ्वी की सतह के नीचे जाएंगे, ऊपरी सतह जो है इसका घनत्व कुछ और है, और जैसे जैसे नीचे की तरफ जा रहे हैं इसका घनत्व बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना। और घनत्व ज्यादा है और अवस्था कैसी है? द्रव्य है, तरल अवस्था में है, ठीक है ना, प्लास्टिक के गलने की अवस्था में है। और यही कारण है कि सीमा के ऊपर सियाल जो है वो तैर रहा है, ठीक है ना। सीमा के ऊपर सियाल जो है वो तैरती अवस्था में पाया जा रहा है। तैरने का मतलब मैंने क्या बताया था? ये नहीं उसके ऊपर नाव की तरफ तैर रहा है, सुनिए। मैंने बताया था कि जैसे यहीं पर इसको समझ लेते हैं, ये अगर हमारी पृथ्वी है तो पृथ्वी का जो ऊपरी हिस्सा ये क्रस्ट है, इसके नीचे क्या है? आवरण है। तो ये ऊपरी क्रस्ट जो है ये 6 जगहों से टूटी हुई है। इसका अगला अध्याय जो है ना हम लोग का, वह प्लेटो का विवर्तनिक सिद्धांत, प्लेटो का विवर्तनिक सिद्धांत। इसमें हम लोग बताएंगे कि ये कहां से टूटा हुआ है, इसी मैप के आधार पर, कि कहां से टूटा हुआ है, किधर की तरफ सरक रहा है, किधर जुड़ रहा है, किधर से अलग हो रहा है, इस पर बात करेंगे हम लोग। तो ये कुछ इस तरीके से, यहां से ये जैसे ये अलग हो गया, और ये यहां से मान लीजिए अभी 2 भाग नहीं समझते इसको, ऐसे अलग हो गया, और ये ऐसे करके ये मूव कर रहा है, बस इतना समझ रहे, हल्का हल्का इस पे मूव कर रहे हैं, क्लियर है। तो इसी को हम तैरना समझ रहे हैं, यानी कि नाव की तरह से तैरा दिया, ऐसा नहीं है। तो ये इस तरीके से इसके ऊपर तैर, क्यों कर रहा है ऐसा? क्योंकि सीमा का जो घनत्व है वो सियाल के घनत्व से अधिक है, कम होगा तो रुक जाएगा, ठीक है ना, अधिक है, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। फिर इन्होंने ये बताया कि कार्बनिक फेरस युग में ही, कार्बनिक फेरस युग में ही ये जो मैंने बताया था कि पेंजिया है ये, जिसमें लारेसिया और गोंडवाना, ये दोनों जो भूखंड है ना, ये इनका विखंडन हो गया, इसका विखंडन हो गया, और दोनों का प्रवाह उत्तर की तरफ हुआ, दोनों का प्रवाह जो है वो उत्तर की तरफ हुआ। तो इस तरीके से जो भूखंड निर्मित हुआ वो कुछ इस तरीके से हो गया। एक हिस्सा आ गया, ये मान लेते हैं, ये क्या हो गया? लारेसिया, ठीक है ना, और एक यहां पर प्रवाहित होकर क्या आया? ये हो गया गोंडवाना, ठीक है ना। अर्थात वेगनर महोदय कहते हैं कि कार्बोनिफेरस युग में पेंजिया का विखंडन हुआ और लारेसिया और गोंडवाना अलग अलग हो गए, और इस तरीके से संपूर्ण पृथ्वी पर 2 महाद्वीप और 2 महासागर हो गए, ठीक है।
क्या क्या नाम रखा गया? ऊपर वाले को लारेसिया, ठीक है ना, इसे अंगारा लैंड भी कहा जाता है, ठीक है ना, और नीचे वाले को कहा गया गोंडवाना लैंड। लारेसिया गोंडवाना, लारेसिया को अंगारा लैंड भी कहा जाता है, ठीक है ना। और महासागर जो किनारे किनारे हैं ये तो वही रहेगा पेंथालासा, और पेंथालासा का ही पानी इस बीच में दोनों खंडों के बीच में घुस जाएगा, तो इसका नाम दिया गया टेथिस, इसका नाम है टेथिस सागर, ठीक है। दो सागर बन गए, अभी हो गया टेथिस सागर। कालांतर में समय में थोड़ा सा और आगे बढ़े और समय आया जुरेसिक युग का। जुरेसिक युग में ये जो दोनों भूखंड हैं इनमें भी विखंडन हुआ, ठीक है ना, और इनमें भी प्रवाह हुआ। इसमें इन्होंने प्रवाह की जो दिशा बताई है इस पर बात की गई थी कल उन्होंने की थी कि जब इन लारेसिया और गोंडवाना जब अलग हुआ तो इनका प्रवाह दो दिशाओं में हुआ था, इनका प्रवाह दो दिशाओं में हुआ था। एक तो उत्तर की ओर हुआ था और दूसरा पश्चिम की ओर हुआ था। दोनों के अलग अलग कारण बताए जाते हैं। जो उत्तर की ओर ये प्रवाहित हो रहा है, जो महाद्वीप उत्तर की ओर प्रवाहित हो रहे हैं, उसका क्या कारण है? उसका कारण है गुरुत्व बल और पलवनशीलता बल। गुरुत्व बल और पलवनशीलता बल के कारण जो महाद्वीप है ये उत्तर की ओर प्रवाहित हो रहा है, ठीक है। और जो पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रहा है ये किसके कारण हो रहा है? चंद्रमा की ज्वारीय शक्तियों के कारण हो रहा है। ये चंद्रमा की ज्वारीय शक्तियां के कारण जो प्रवाह इसमें हो रहा है ये एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत में। क्योंकि जब ये प्रमाण इकट्ठा कर रहे थे तब इन्होंने यह भी पाया था कि जितने भी महाद्वीप हैं बड़े बड़े, उन महाद्वीपों के पूर्वी भाग में ही छोटे छोटे द्वीप पाए जा रहे हैं, ठीक है ना। जैसे कि आप देखेंगे ये अमेरिका है, मेक्सिको की खाड़ी है, और यहाँ पर वेस्ट इंडीज, यहाँ पर कई सारे देश हैं और उन देशों के समूह को वेस्ट इंडीज, जैसे क्यूबा यहाँ पर एक महत्वपूर्ण देश है, टोबैको एक महत्वपूर्ण देश है, तो इन देशों के समूह को क्या बोला जाता है? वेस्ट इंडीज। किधर है? इस महाद्वीप के पूर्व में, ठीक है। आप इधर देखिए अफ्रीका, अफ्रीका के पूर्व में मेडागास्कर है। भारत, भारत के पूर्व में अंडमान निकोबार, पूर्व में है ना, पूर्व में वहां अंडमान निकोबार। इस पूरे कॉन्टिनेंट्स के पूर्व में ये देखिए इंडोनेशिया, ये जो छोटे छोटे द्वीप दिखाई दे रहे हैं ये इंडोनेशिया है, तो इंडोनेशिया। उसके बाद एशिया के पूर्व में जापान, जापान किस पर बसा हुआ है? द्वीपों पर बसा हुआ है, तो ये जापान है। इसके अलावा ये फिलीपींस, फिलीपींस जो है ये भी द्वीपों पर बसा हुआ है। तो किसी भी महाद्वीप के पूर्वी भाग में इन्होंने क्या पाया? छोटे छोटे द्वीप पाए। और इसका कारण इन्होंने क्या बताया है कि जब महाद्वीप पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रहे थे तो चूंकि पृथ्वी कैसी है? गोल है, और पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूम रही है, पश्चिम से पूरब की ओर घूम रही है। तो जब पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूम रही है तो स्थल खंड की विशेषता होती है स्थिरता, स्थिर होने की कोशिश करेगा, और जल की विशेषता होती है गतिशीलता, जल में गतिशीलता पाई जाती है। तो जल में गतिशीलता होगा, संपूर्ण पृथ्वी पर जो जल है तो वो पूरब की तरफ यानी पृथ्वी के घूमने की दिशा में घूमेगा, वो साथ में चल, और चूंकि जो भूखंड है वो स्थिर रहने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से इन महाद्वीपों के छोटे छोटे भाग पीछे छूट गए, ठीक है ना, जिससे इन छोटे छोटे द्वीपों का निर्माण हुआ था, ठीक है ना। तो दो तरीके से इसमें प्रभाव, अच्छा दोनों प्रवाह जो हुए हैं वो साथ साथ हुए हैं, अर्थात उत्तर ये नहीं कि पहले उत्तर की तरफ गया फिर पश्चिम की तरफ गया, दोनों प्रवाह एक साथ हो रहा है, यानी कि उत्तर की तरफ उठते उठते साथ साथ में पश्चिम की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है ना। तो दोनों के कारण अलग अलग है। जैसे पूछा जाएगा कि महाद्वीपों का जो प्रवाह हो रहा है वो उत्तर की तरफ किन कारणों से हो रहा है? तो गुरुत्व कारणों से हो रहा है, इसके अलावा पलवनशीलता बल के कारण हो रहा है, ठीक है। और महाद्वीपों का जो पश्चिमी प्रवाह हो रहा है वो क्यों हो रहा है? वो चंद्रमा की ज्वारीय शक्तियों के कारण हो रहा है। किसके अनुसार? वेगनर के अनुसार, ये इन्होंने बताया था, ठीक है। तो जब ये प्रवाह हो रहा था तो समय में जब हम और आगे आते हैं युग आता है जुरेसिक युग, और जुरेसिक युग में गोंडवाना का भी और लारेसिया का भी विखंडन हो गया। गोंडवाना भी दो जगह से टूट गया और लारेसिया भी टूट गया, लगभग दो ही जगह से, ठीक है। लारेसिया का जो पश्चिमी हिस्सा है, लारेसिया का जो पश्चिमी हिस्सा है
इससे उत्तरी अमेरिका का निर्माण हुआ, उत्तरी अमेरिका का निर्माण हुआ, ठीक है ना। और जब ये इस क्षेत्र से टूट करके जब ये अलग हुआ तो दोनों के बीच में जो जल राशि प्रवेश करेगी उसी से क्या निर्मित होगा, अटलांटिक महासागर का निर्माण होगा। सोच पा रहे अटलांटिक महासागर कैसे बना है, जब ये दोनों भूखंड अलग होंगे तो बीच में जो पानी घुसेगा किसका, पेंथालासा का, ठीक है ना। तो उससे किसका निर्माण हो जाएगा, अटलांटिक महासागर का निर्माण हो जाएगा। समझ पा रहे हैं। तो लारेशिया के पश्चिमी भाग से उत्तरी अमेरिका का और गोंडवाना के पश्चिमी भाग से, गोंडवाना के पश्चिमी भाग से उससे दक्षिण अमेरिका का निर्माण हुआ है, ठीक है ना। तो दो कॉन्टिनेंट्स बन गए, कौन कौन से, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका का निर्माण लारेशिया के पश्चिमी भाग से और दक्षिणी अमेरिका का निर्माण गोंडवाना के पश्चिमी भाग से जो टूट करके अलग हुआ उससे होता है, ठीक है। जुरासिक युग में मैंने बताया था कि गोंडवाना का और भी विखंडन हुआ है। तो गोंडवाना का बड़ा हिस्सा आज की डेट में जो हमें दिखाई देता है वो अफ्रीका है। इसका जो सबसे बड़ा भाग बचा हुआ है गोंडवाना का वो अफ्रीका है, आज भी जो आज का अफ्रीका है। इसी का भाग पहले बड़ा हुआ करता था और ये जो भारत है, जो ऑस्ट्रेलिया है, ये भी गोंडवाना के ही हिस्सा थे। ये दोनों गोंडवाना के हिस्सा ये मिले हुए थे। भारत भी आप देखेंगे कि इसको उठा करके यहाँ पे ऐसे फिट कर दोगे, ठीक है ना, और ये उठा करके यहाँ फिट कर दोगे इस जगह पे। तो ये पहले ये हिस्सा और ये हिस्सा ये सारा अफ्रीका में ही जुड़ा हुआ था। अफ्रीका में मैंने पहले भी क्लास में बताया है कि अफ्रीका का विखंडन यहाँ से भी हो रहा है। ये नील नदी है ना, तो नील नदी, और उसके बाद यहाँ पर मैंने पहले की क्लास में बताया था कि यहाँ पर कुछ इस तरीके से लंबी लंबी झीलें हैं और ये जो क्षेत्र है ना ये नीचे की तरफ जा रहा है, धंस रहा है, जिससे आगे चल करके ये भी अलग हो जाएगा। ये भी गोंडवाना का हिस्सा है और देखेंगे आप ये भी किधर की तरफ हो रहा है, पूर्व की ओर हो रहा है, अरे समझ में। तो ये हिस्सा इसी तरीके से भारत का जो प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा ये भी और जो ऑस्ट्रेलिया है आज का ये भी, ये पहले इसी से जुड़े हुए थे और इसे टूट करके ये अलग हो गए, जिससे प्रायद्वीपीय भारत का निर्माण हुआ, ठीक है ना, और इसी से ऑस्ट्रेलिया का निर्माण हुआ। तो जब अफ्रीका जो गोंडवाना से टूट करके जब ये अलग हुआ तो इसके बीच में जो जल राशि प्रवेश की उससे हिंद महासागर का निर्माण हुआ। समझ पा रहे हैं, हिंद महासागर का निर्माण हुआ। तो हमारे जो मुख्य महासागर है जैसे हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर, इन दो का हो गया। जो इसके बाद बचा हुआ भाग था पेंथालासा का उसी को क्या बोला गया, प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर पेंथालासा का ही बचा हुआ भाग है, समझ रहे हैं। इसी को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, प्रशांत महासागर को पैसिफिक महासागर या पैसिफिक सागर, पैसिफिक ओशन, ठीक है। अटलांटिक महासागर का प्राचीन नाम क्या है, अंध महासागर, इसे कहा जाता है अंध महासागर, ठीक है ना। और हिंद महासागर को इंडियन ओशन कहा जाता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये तीन बड़े महासागरों का निर्माण हुआ और नीचे ऊपर का सही है, तो इसी का हिस्सा ऊपर भी होगा, ठीक है ना। गोंडवाना लैंड का ही एक बड़ा हिस्सा, मैंने कहा भारत तो नहीं है ना, ये हिमालय है और ये भारत का क्षेत्र इतना दिखाई दे रहा है। बेसिकली ये जो हिस्सा टूटा था वो इतना ही नहीं था, वो इससे ज्यादा था। तो इसका प्रभाव अभी भी उत्तर पूर्व की ओर हो रहा है, इसका प्रभाव अभी भी उत्तर पूर्व की ओर हो रहा है और इसका अधिकांशतः भाग हिमालय है। हिमालय के ऊपर यहाँ पे तिब्बत का पठार है, तो तिब्बत के पठार के नीचे जा रहा है, ठीक है ना। जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं तो उसमें जो प्लेट कठोर होती है वो कहां चली जाती है, वो मुलायम वाले प्लेट के नीचे चली जाती है, ठीक है ना। तो जैसे मान लेते हैं ये वाली प्लेट जो है ये गोंडवाना की है और ये वाली प्लेट जो है किसकी है, ऊपर, ये ऊपर वाला हिस्सा है ना, तो किसका होगा, लारेशिया का। हम बात कर रहे थे लारेशिया का, तो इसे मान लेते हैं लारेशिया और इसे मान लेते हैं गोंडवाना। गोंडवाना की जो चट्टान है ना ये अधिक कठोर होने की वजह से ये चली गई नीचे की ओर, ठीक है ना। ये यहां से नीचे की तरफ चली जाएगी और ये है लारेशिया की चट्टान, तो लारेशिया की चट्टान ऊपर की तरफ उठेगी, इसकी दिशा ये होगी, इस तरीके से हो जाएगा। इसी तरीके से हिमालय का निर्माण हो रहा है, ठीक है ना। और गोंडवाना की जो चट्टान है वो धीरे धीरे इसके नीचे जा रही है,
ठीक है ना। तो आप इसको यहाँ पे देखिए, जब यहाँ से टूट करके अलग हुआ था तो ये हिमालय का निर्माण हो रहा है और ये हिस्सा जो है इसके नीचे जा रहा है, तिब्बत के पठार के नीचे। और यही कारण है कि प्रत्येक कुछ वर्षों में हिमालय जो है ऊपर उठ जाता है, ठीक है ना। यही तक कराया था ना, ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत का अधिकांश भाग तिब्बत के पठार के नीचे प्रवाहित हो रहा है, यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया है। महाद्वीपीय प्रवाह के कारण जो पेंथालासा था, जो ये प्रवाह लगातार अलग अलग दिशाओं में जो हो रहा है, तो इस प्रवाह के कारण जो पेंथालासा था, पेंथालासा का जो बचा हुआ हिस्सा होगा उसी को क्या कहा जाएगा, प्रशांत महासागर कहा जाएगा, उसको कहा जाता है प्रशांत महासागर। क्लियर है। तो वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत से ये महाद्वीपों के विस्थापन के साथ साथ दो बातें और बताते हैं। क्या क्या, जो पर्वत बने हैं, जो पर्वत हैं उनके निर्माण की प्रक्रिया, जैसे कि हिमालय, हिमालय का निर्माण कैसे हो रहा है अभी हम बात कर रहे हैं ना, इस तरीके से कि जब ये प्लेटें इधर की तरफ सरक रहेंगी तो जब दोनों प्लेटें आपस में टकराई तो जो मुलायम प्लेट थी वो ऊपर की तरफ सरक गई, इससे हिमालय का निर्माण हुआ है। हिमालय, भारत के भूगोल में हिमालय के निर्माण की जो प्रक्रिया हमने बताई है उसमें मैंने कोबर का सिद्धांत बताया था, याद होगा आप लोगों को। कोबर का भूसन्नति सिद्धांत वो इससे थोड़ा सा अलग है, ठीक है ना। इसी सिद्धांत पर आधारित है लेकिन थोड़ा सा अलग हो जाता है, उस पर हम लोग फिर कभी चर्चा कर लेंगे। कोबर महोदय बताते हैं कि जब दोनों प्लेटें आपस में टकरा रही थी तो बीच में जो 33 सागर था, तो 33 सागर का जो मलबा था, अवसाद जो था, वो ऊपर उठ गया था और उससे हिमालय का निर्माण हुआ। लेकिन प्लेटों का प्रभाव कोबर महोदय भी मानते हैं और प्लेटों का प्रभाव वेगनर महोदय भी मानते हैं, ठीक है ना। और इसी सिद्धांत पर आधारित है आप लोगों का अगला चैप्टर, कौन सा, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, ठीक है ना, जिसको हम लोग आगे चल करके पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हिमालय के यानी कि पर्वतों के निर्माण की प्रक्रिया भी इन्होंने बताया। और इसके साथ साथ जो प्रत्येक महाद्वीप के पूर्व में जो पर्वतीय चाप है, सॉरी महाद्वीपीय चाप है, उनको भी समझाने की इन्होंने कोशिश करी है। उन्होंने बताया कि जब महाद्वीप पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रहे थे, ठीक है ना, तो चूंकि द्वीपों में स्थिरता की गति गुण होता है और जल में गतिशीलता का गुण पाया जाता है, जिसकी वजह से महाद्वीपों का पूर्वी भाग जो है वो छूटता चला गया और इससे बहुत सारे द्वीपीय चाप का निर्माण हुआ, बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप बने, जैसे कौन कौन से, वेस्ट इंडीज, मेडागास्कर, ठीक है, भारत के पूर्व में अंडमान निकोबार, इंडोनेशिया, फिलीपींस और जापान जैसे स्थानों का निर्माण हुआ, ठीक है। इन्होंने ये बताया है कि जब सियाल क्षेत्र ये वाला और ये सीमा क्षेत्र, मैंने बताया था सियाल सीमा पर 33वीं अवस्था में पाया जा रहा है, तो जब सियाल पर स्थित दोनों अमेरिकी महाद्वीप, दोनों ये अमेरिकी महाद्वीप पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रहे थे, पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रहे थे, जिससे सियाल और सीमा में घर्षण हुआ। यहाँ पर घर्षण होगा ना, यहाँ पर घर्षण होगा क्योंकि ये दोनों मूव कर रहे हैं ना, इसके ऊपर ये तैर रहा, तो दोनों में घर्षण होगा। तो इसी घर्षण से अमेरिका के पश्चिमी भाग में वलय पड़ा, अमेरिका के पश्चिमी भाग में वलय पड़ा, जिससे उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी भाग में वलय पड़ा, जिसकी वजह से रॉकी, ये है रॉकी पर्वत, ठीक है ना। और दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी भाग में जो वलय पड़ा उससे एंडीज का निर्माण हुआ। समझ रहे? ये किसके हिसाब से है? ये वेगनर के हिसाब से है। इस चीज को बहुत ध्यान से समझिएगा, आगे चल करके जब हम प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत पढ़ेंगे तब ये बात काम नहीं करेगा, तब थोड़ी सी और बात करेंगे, हम लोग दूसरे तरीके से बात करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि वेगनर जब हम कोई सिद्धांत देते हैं तो सिद्धांत में और लॉ यानी कि कानून में क्या अंतर हो जाता है? सिद्धांत परिकल्पनाओं पर आधारित होता है, कल्पनाशीलता इसमें ज्यादा होती है, उसमें गलती की गुंजाइश होती है, ठीक है ना। यानी कि पूरी तरीके से सटीकता उसके अंतर्गत नहीं आती है, और उसी में जब हम पूरी तरीके से सटीकता लाते हैं तो प्रूफ कर देते हैं तो विज्ञान का रूप ले लेता है, ठीक है ना। तो अभी ये सिद्धांत है, हम सिद्धांत का नाम ले रहे हैं, ठीक है ना। तो इसी तरीके से अभी जो बात की जा रही है कि सिर्फ वेगनर महोदय ने जो प्रमाणित किया है उसकी बात हो रही है, ठीक है ना। अभी आकर के हम देखेंगे कि जो आलोचक हुए, जैसे कि भूआकृति विज्ञान वाले थे ना,
जिन्होंने कहा था कि भैया चैलेंज किया कि आप प्रमाणित करिए, तो वो आलोचना तो करेंगे ना। तो आलोचनाओं में कुछ बातें उन्होंने की, उस पर भी हम लोग अभी बात करेंगे। और जो ये प्रूफ दे रहे हैं इस पर भी बात की जा रही है कि ये द्वीप तो है ना, पूर्व में है, मेडागास्कर इसके पूर्व में है, भारत के पूर्व में है, ये भी इसके भी पूर्व में, यानी इस कॉन्टिनेंट के पूर्व में इंडोनेशिया, फिलीपींस, जापान है, ये प्रमाण है। ठीक है ना। अभी इनके प्रमाणों पर हम लोग चर्चा करेंगे कि और क्या क्या प्रमाण इन्होंने दिए हैं। फिलहाल यहाँ पर बात कर रहे थे कि इन्होंने बताया कि महाद्वीपों के प्रवाह के साथ साथ इन्होंने दो और महत्वपूर्ण चीजें बताई। एक तो इन छोटे छोटे द्वीपों का जो कि महाद्वीपों के पूर्व में पाया जा रहा है, इसका निर्माण किस तरीके से हुआ, इस पर भी इन्होंने चर्चा की है। और इसके साथ साथ जो पर्वतों का जो निर्माण हुआ है इस पर भी इन्होंने चर्चा किया है और उसको भी प्रूफ करने की इन्होंने कोशिश की है। और उसी में उन्होंने बताया कि हिमालय का निर्माण, ये जो गोंडवाना की चट्टान है इसके और ऊपर अंगारा है जिसे तारसी कहा जाता है, इसके चट्टान के मिलने से हिमालय ऊपर उठ गया था, जिससे हिमालय का निर्माण हुआ। और एंडीज और रॉकी को लेकर के उन्होंने क्या बताया है कि सियाल सीमा के ऊपर तैर रहा है, इसमें घर्षण उत्पन्न हुआ और उस घर्षण से दोनों महाद्वीपों का पश्चिमी हिस्से में वलय पड़ गया, जिससे रॉकी और एंडीज का निर्माण हुआ। ठीक है ना। ये बेगनर महोदय ने अपने नियम में, अपने सिद्धांत में बताया है। इसी प्रकार प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर पूर्व प्रवाह से 33 सागर के अवसादों में वलय पड़ा, जिससे हिमालय का निर्माण हुआ, जो कि कोबर महोदय बता रहे थे आगे चल करके। ठीक है। तो इस तरीके से इस पूरे जो आज की पृथ्वी है, जो आज के महाद्वीप है, इनका निर्माण होता है। और यही था आप लोगों का महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। ठीक है। महाद्वीपों के विस्थापन सिद्धांत में बेगनर महोदय ने जो प्रमाण इकट्ठे किए हैं उसमें कौन कौन से प्रमाण है। सबसे पहले उन्होंने ये बताया प्रूफ करने के लिए, उन्होंने प्रूफ मांगा क्या था ना, जो भू आकृति वैज्ञानिक थे उन्होंने प्रूफ मांगे थे। तो उस प्रूफ के आधार पर उन्होंने सबसे पहले ये बताया था कि अगर इन सभी महाद्वीपों को मिला दिया जाए, जोड़ दिया जाए, ठीक है ना, तो ये पेंजिया का रूप ले लेगा। ठीक है ना। जैसे कि आप देखेंगे ये हिस्सा देखिए और ये हिस्सा देखिए, इसको जोड़ा जा सकता है। ठीक है। ये हिस्सा देखिए और ये हिस्सा देखिए, इसको जोड़ा जा सकता है। ठीक है ना। इसको जोड़ा जा सकता है, यानी कि जो भी आप देख रहे हैं इसको मोटा मोटा अगर जोड़ दिया जाए, क्योंकि लाखों करोड़ों सालों की प्रक्रिया है, तो किनारे समुद्र के टकराव से या टूटने फूटने की वजह से खंडित हो गया है, एक अलग बात है, लेकिन फिर भी एक मोटा मोटा रूप लिया जाए तो आप इसे जोड़ सकते हैं। वर्ल्ड के मैप में आप देखेंगे लगभग मिल रहा होगा। ठीक है ना। इन्हें जोड़ा जा सकता है। तो एक तो ये अपने आप में काफी बड़ा प्रमाण हो जाता है। जब कोई चीज जुड़ी हुई होती है और जब वो टूटती है, जैसे मान लीजिए ये डस्टर है और इसको बीच में से तोड़ दिया जाए, तो जो गुण इधर है वही तो इधर भी है, तो समरूपता पाई जाएगी, एक ही चीज पाई जाएगी। इसको भी उन्होंने प्रमाणित किया। आप ब्राजील यानी कि ये जो हिस्सा है, यहां पर जो चट्टानें पाई जाती है वही चट्टानें यहां पाई जाती है। इससे प्रमाणित होता है कि ये पहले आपस में जुड़ी हुई रही होंगी और ये बाद में टूटी, तभी तो यहां पर चट्टानें जैसी हैं। इससे प्रमाणित होता है। इसके अलावा अफ्रीका का ये हिस्सा, जब सोमालिया है तो ये वाला हिस्सा अफ्रीका का, अर्थात अफ्रीका का पूर्वी किनारा, और प्रायद्वीपीय भारत का ये हिस्सा पश्चिमी हिस्सा, यहां पर जो चट्टानें हैं वही चट्टानें यहां पर पाई जाती हैं। तो इससे भी प्रमाणित होता है कि ये कभी आपस में जुड़े होंगे और बाद में ये अलग हुए। ठीक है ना। अर्थात इन चट्टानों में समरूपता पाई जाती है। ठीक है। इसके अलावा इन्होंने जो प्रमाण दिए हैं उसमें अगला प्रमाण है कि ये मेक्सिको की खाड़ी है। ये कौन सी खाड़ी है? मेक्सिको की खाड़ी। ये मेक्सिको है, देश है, और इसके बगल में जो खाड़ी है इसे मेक्सिको की खाड़ी कहा जाता है। तो इन्होंने ये कहा है कि मेक्सिको की खाड़ी के यहाँ पास में जो द्वीप है, इनका जो क्षेत्रफल है, इनका जो क्षेत्रफल है वो मेक्सिको की खाड़ी के क्षेत्रफल के बराबर है। ठीक है ना। मतलब ये हुआ कि जब ये द्वीप पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रहे थे तो यहाँ मेक्सिको की खाड़ी, पहले ये सारे महाद्वीप इसके अंदर थे और यही पीछे छूटते चले गए और इससे मेक्सिको की खाड़ी का निर्माण हो गया। तो अगर इनको सबको जोड़ करके मेक्सिको खाड़ी फिट कर दिया जाए तो मेक्सिको खाड़ी भर जाएगा। ठीक है ना। तो इससे पता चलता है कि ये पहले यहां हुआ करते थे। तो एक प्रमाण इससे भी इन्होंने दिया है। फिर इन्होंने बताया कि स्कैंडिनेवियन
इसको कहा जाता है। एक प्रायद्वीप है, प्रायद्वीप समझते हैं? प्रायद्वीप किसे कहा जाता है? वह क्षेत्र जो तीन तरफ जल से घिरा हुआ है उसे प्रायद्वीप कहा जाता है। द्वीप स्थलखंड का वह छोटा भाग जो चारों तरफ जल से घिरा हुआ है उसे द्वीप कहा जाता है, और महाद्वीप स्थलखंड का बड़ा भाग जो चारों तरफ जल से घिरा हुआ है उसे महाद्वीप कहा जाता है। आसान है? तो इसका नाम है स्कैंडिनेवियन। स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप जो है, ये वाला जो हिस्सा है, यहां इसके अलावा ये हिस्सा, ठीक है ना, यहां पर तीन देश है। यहां पर इस तरीके से ना ये बना हुआ है। ऊपर का जो देश है ना, ये वाला जो हिस्सा है ये नॉर्वे है। ऊपर का ये हिस्सा नॉर्वे है। यहाँ पर तीन देश है, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, ठीक है ना। किसके अंतर्गत आते हैं? स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप के अंतर्गत आते हैं। स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप के अंतर्गत तीन देश आते हैं, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। इनकी बात हो रही है, ठीक है ना। इसके अलावा स्कॉटलैंड, ये ऊपर का हिस्सा जो है ना यहाँ पे, उसको कहते हैं स्कॉटलैंड, ठीक है ना। ब्रिटेन जो यूके पढ़ते हैं ना, तो यूके, तो स्कॉटलैंड, वेल्स और ब्रिटेन, आयरलैंड ये सब मिला करके बनता है। तो इसका ऊपरी हिस्सा ये, और इसके अलावा कनाडा, ये ऊपर का जो कनाडा है, तो यहाँ के जो पर्वत है, इन पर्वतों में समरूपता पाई जाती है। इन पर्वतों में समरूपता पाई जाती है, यानी कि यहाँ इन तीनों स्थान कौन कौन से? नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, इसके अलावा स्कॉटलैंड, और स्कॉटलैंड के अलावा कनाडा। यहाँ पर जो पर्वत हैं, इन पर्वतों में, चट्टानों में एक रूपता पाई जाती है, एक ही चट्टाने हैं, और इससे पता चलता है कि ये कभी एक जगह रहे होंगे और बाद में चल करके ये अलग हो गए, ठीक है ना। तो इससे भी इन्होंने इसको प्रमाणित किया है। इसके अलावा इन्होंने एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज बताई है, रूस का वह हिस्सा जो एशिया के अंतर्गत आता है उसे साइबेरिया कहते हैं। ये रूस है और ये एशिया है, तो एशिया में जो आएगा इसे साइबेरिया कहा जाता है, ठीक है ना। तो साइबेरिया में इन्हें कोयले के प्रमाण मिले हैं। साइबेरिया क्षेत्र में यहाँ पे कोयला मिला है। और कोयला कहाँ होता है? कोयला कहाँ होता है? कोयले के लिए क्या जरूरी है? कोयला वनस्पतियों से निर्मित होता है, पता है ना लोगों ने। कोयला जो होता है वनस्पतियों से निर्मित होता है। जो पहले यानी कि जुरेसिक युग की अगर हम बात करें तो जुरेसिक युग में बहुत मोटे मोटे ऊंचे ऊंचे चट्टान पर पेड़ हुआ करते थे, और वही जब जमीन के नीचे दबते हैं, ठीक है ना, वो कालांतर में आगे चल करके कोयला उसी से निर्मित होता है, ठीक है ना। अब वनस्पतियां कहाँ होंगी? वनस्पतियां विषुवतीय क्षेत्र में होती हैं। वनस्पतियां ज्यादातर विषुवतीय क्षेत्र में विकसित होती हैं। विषुवतीय क्षेत्र का मतलब जहां पर वर्षा और जल सबसे अधिक मात्रा में पाया जाएगा। तो विषुवतीय क्षेत्र कहाँ है? यहाँ विषुवतीय क्षेत्र है। ये विषुवतीय क्षेत्र है, बीच वाला 23.5 के बीच वाला क्षेत्र विषुवतीय क्षेत्र है। तो इन क्षेत्रों में कोयला पाया जा रहा है, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं, विषुवतीय क्षेत्र है ये। लेकिन साइबेरिया में पाया जा रहा है, ठीक है ना। तो इससे ये प्रमाणित होता है कि ये क्षेत्र कभी विषुवतीय क्षेत्र में रहा होगा, और जब ये यहाँ आएगा तभी तो यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ पर बर्फ मिला है, यहाँ पर कोयला मिला है, तभी तो पता चल रहा है कि ऊपर की तरफ जा रहा है। आ रहा समझ में? यहाँ पर कोयला मिल रहा है जो कि विषुवतीय क्षेत्र में पाया जाता है, और यहाँ पर बर्फ मिल रहा है, तो शुरू में ही बताया था मैंने, यहाँ पर वैगनर साहब ने बर्फ ढूंढा है, तो यहाँ पर बर्फ है और ये ध्रुवीय क्षेत्र में होता है। तो ये और नीचे आएगा तो ये और नीचे आ जाएगा, ये विषुवतीय क्षेत्र में आ जाएगा, ये ध्रुवीय क्षेत्र में चला जाएगा। आगे समझ में? तो इसी वजह से यहाँ पर कोयला मिल रहा है। तो कोयला मिलने से यह प्रमाणित होता है कि यह क्षेत्र कभी विषुवतीय क्षेत्र के अंतर्गत रहा होगा। एक प्रमाण इन्होंने ये दिया है, ठीक है। और बाकी बर्फ वाले साक्ष्य मैंने बताई, मैंने कहा कि ब्राजील का ये वाला हिस्सा, इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणी हिस्सा, भारत का प्रायद्वीपीय भाग और अफ्रीका का, ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी हिस्सा, यहां पर हिमानीकृत के प्रमाण मिले हैं, ठीक है ना। और इस तरीके से वेगनर महोदय ने अपनी बात को प्रमाणित किया, ठीक है। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं होता है। वेगनर साहब ने, जो कि जलवायु वैज्ञानिक थे, इतनी आसानी से जो भू आकृति वैज्ञानिक थे वो मानने वाले नहीं थे, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा भाई साहब सारी बातें ठीक है, हुआ होगा, ठीक है ना, लेकिन कुछ बातें हमारी अभी भी समझ में नहीं आ रही हैं। तो उन्होंने कुछ आलोचनाएं की, और वेगनर साहब की आलोचनाएं हुई, और उस आलोचनाओं में क्या क्या चीजें आई हैं। सबसे पहले
जो भू आकृति वैज्ञानिक थे उन्होंने बैगनर महोदय से सवाल किए और वही उनकी आलोचनाएं बनी। सबसे पहले आलोचना की जाती है कि महाद्वीपों के प्रवाह के लिए जिन बलों का प्रयोग किया गया है ना, वो बल पर्याप्त नहीं है। ठीक है ना, अर्थात जो गुरुत्वीय बल बताया उन्होंने, उत्तर की ओर गुरुत्वीय बल की वजह से प्रवाहित हो रहा है और पश्चिम की ओर चंद्रमा की ज्वारीय शक्तियों की वजह से हो रहा है। तो ये चंद्रमा की ज्वारीय शक्तियां महाद्वीपों को प्रवाहित करने के लिए आज जो चंद्रमा की ज्वारीय शक्तियां हैं, जिसकी वजह से ज्वार भाटा आता है, उसमें 1 लाख गुना अधिक वो होना चाहिए, तब जाकर के महाद्वीपों का प्रवाह संभव हो पाएगा पश्चिम की ओर। ठीक है ना, ये उनका अपना गणितीय तरीका रहा, जिससे उन्होंने प्रमाणित किया कि अगर आप ये कह रहे हैं कि ये जो चाक बने हैं और ये चंद्रमा की ज्वारीय शक्तियों से महाद्वीपों के पश्चिम के प्रवाह की वजह से जो पीछे छूट गया है, उससे इन चापों का निर्माण हो रहा है, तो ये सही नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा है तो इसके लिए चंद्रमा की जो ज्वारीय शक्ति है वो आज की चंद्रमा की ज्वारीय शक्ति से 1 लाख गुना ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, ये इसको बैगनर साहब प्रमाणित नहीं कर पाए। ठीक है, फिर उन्होंने कहा कि पेंजिया का विखंडन कैसे हुआ। भाई शुरुआत में पहले तो पेंजिया ही टूटेगा, भाई लारेसिया और पेंजिया अलग अलग होगा, तभी तो फिर लारेसिया, फिर उसके बाद गोंडवाना, फिर गोंडवाना से बाकी कॉन्टिनेंट्स, ये सब तो बाद में टूटेंगे ना, पहले तो पेंजिया ही टूटेगा। तो पेंजिया किन बलों के कारण टूटा, किन शक्तियों की वजह से टूटा, इसको लेकर के बैगनर महोदय मौन रहते हैं, चुप रहते हैं, तो बताते नहीं है कि ये कैसे हुआ था। ठीक है, तो एक इनकी सिद्धांत में ये कमी रह जाती है। ठीक है, इसके अलावा बैगनर ने महाद्वीपीय प्रवाह की जो दिशा बताई है वो ठीक नहीं है। दिशा, इन्होंने 2 दिशाएं बताई हैं, एक तो उन्होंने कहा कि उत्तर की ओर प्रवाहित हो रहा है और दूसरा पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रहा है। ठीक है ना, जो कि भारत की दृष्टि से सही नहीं है, क्योंकि अफ्रीका से जो भूखंड टूटा था उसका प्रवाह उत्तर पूर्व की ओर हो रहा है, उसका प्रवाह उत्तर पूर्व की ओर हो रहा है। तो ये उत्तर पूर्व की ओर क्यों भाग रहा है, ये प्रवाह उत्तर पूर्व की ओर क्यों हो रहा है, बैगनर महोदय इसको भी प्रमाणित नहीं कर पाए। ठीक है, फिर इसके अलावा इन्होंने ये बताया, अच्छा इनकी बातों में मतभेद भी पाया जाता है, पहले कुछ और बोल रहे हैं, बाद में कुछ और बोल रहे हैं। ठीक है ना, बैगनर ने पहले यह बताया था कि सियाल सीमा पर तैर रहा है। ठीक है ना, जबकि बाद में उन्होंने ये बताया है कि दोनों टकराए हैं, इनमें घर्षण हुआ है, जिससे एंडीज और रॉकी बन रहा है। समझ रहे हैं ना, तो या तो कोई चीज किसी पर तैर सकती है या फिर उसमें घर्षण हो सकता है। घर्षण यानी कि बलय पड़े, इसके लिए तो टकराना जरूरी है ना, इसके लिए टकराना जरूरी है। सिर्फ घर्षण से, यानी कि अगर 2 चीज यहां पर घर्षण कर रही है तो उसमें बलय नहीं पड़ेगा, जब टकराएगा तभी बलय पड़ेगा। ठीक है ना, तो पहले क्या बोल रहे थे बैगनर महोदय, पहले बोल रहे थे कि सियाल सीमा पर तैर रहा है, बाद में कह रहे नहीं, घर्षण हुआ और उसकी वजह से इन दोनों में उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी हिस्से ऊपर उठ गए, जिसकी वजह से रॉकी और एंडीज का निर्माण हुआ। इसको भी पूरी तरीके से क्लियर नहीं कर पाए, स्पष्ट नहीं कर पाए कि एग्जैक्ट रॉकी और एंडीज का निर्माण किस तरीके से हुआ है। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने बताया है कि अटलांटिक महासागर में ये जो नहीं बताया है वो ये है कि ये अटलांटिक महासागर है और अटलांटिक महासागर के बीच में यहाँ पे कटक पाया जाता है। कटक किसे कहते हैं, मैंने बताया था कि समुद्र के अंदर जब ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो जो लावा निकलता है समुद्र के अंदर जम जाता है, जिससे कटक का निर्माण होता है। अर्थात ऐसे समझ सकते हैं कि वह द्वीप जो जल के नीचे डूबे हुए हैं उन्हें कटक कहते हैं, ऊपर निकलने का तो द्वीप हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये कटक का निर्माण किस तरीके से हुआ है इसको भी बैगनर महोदय नहीं बता पाए, क्योंकि यहां से कटक का बनना इसका मतलब है कि यहां से भूखंड जो है ये इस तरीके से प्रवाहित हो रहा है, दोनों तरफ जा रहा है, तभी यहां पर लावा बाहर निकलता है जिससे कटक का निर्माण होता है। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को ये गायब कर देते हैं। ठीक है ना, क्योंकि अगर ये दोनों चट्टानें इधर की तरफ जाएंगी तो ये किनारा और ये किनारा ये मिल जाएगा। ठीक है ना, तो इस चीज को पूरी तरीके से प्रमाणित नहीं कर पाए कि किस तरीके से हो रहा है, ये कटक अटलांटिक महासागर में कैसे बन रहा है। ठीक है ना, इसके अलावा इन्होंने बताया कि कार्बोनिक फेरस
युग से पहले, कार्बनिक फेरस युग से, कार्बनिक फेरस युग में पेंजिया का विखंडन हुआ, ठीक है ना। तो कार्बनिक फेरस युग से पहले का भी तो टाइम रहा होगा। तो कार्बनिक फेरस युग से पहले पेंजिया में जो लाइरेसिया और गोंडवाना है वो किन बलों के कारण जुड़े हुए थे? पहले ही क्यों नहीं हो गया ये विखंडन? पहले ही क्यों नहीं हुआ? भाई जुड़े थे ना, कार्बनिक फेरस युग से पहले भी जुड़े हुए थे। तो सवाल खड़ा होता है कि पहले किन शक्तियों की वजह से जुड़े हुए थे? कार्बनिक फेरस युग में किन शक्तियों की वजह से वो अलग हो गए? तो वो किन की वजह से जुड़े हुए थे और किन की वजह से अलग हो गए, इन दोनों के बारे में वो बात नहीं करते हैं कि क्यों पेंजिया में विखंडन हुआ और विखंडन होने से पहले वो किन वजहों से जुड़े हुए थे। ये इसकी जो बातें अभी मैंने बताई हैं ये आलोचनाओं के अंतर्गत आएंगी, ठीक है ना। इसका नोट्स मैं आप लोगों को दे दूंगा। अब इसको लिखना, कल जितना लिखा था उतना आप लिखे रहने दीजिए। अब बाकी जो रह गया इसका आप लोगों को लिखवा देंगे या फिर नोट्स दे देंगे, उसके आगे का लिख लीजिएगा। जो मेन पॉइंट था, मेजर पॉइंट था, मैंने लिखवा दिया आप लोगों को, वही पर्याप्त है, ठीक है। समझ में आ गया? कोई सवाल, किसी तरह की प्रॉब्लम पूछ लीजिए अगर कोई चीज कॉन्सेप्ट कहीं पर भी समझ में नहीं आया हो तो, ठीक है ना। सिद्धांत जब हम कोई पढ़ते हैं, ठीक है ना, वो उस पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए होता है जो उसे दे रहा है, ठीक है ना। जैसे कि आगे चल करके हम लोग हिमालय के निर्माण की प्रक्रिया हमने हिमालय पढ़ाई है भारत के भूगोल में, ठीक है ना। उसमें कुबर का सिद्धांत ज्यादा सटीक बैठता है, ठीक है ना, क्योंकि अगर हम इनकी मान लेंगे ना, इनकी मान लेंगे तो तिब्बत नहीं बन पाएगा। जिस सिद्धांत को हम पढ़ रहे हैं, वेगनर का जो सिद्धांत पढ़ रहे हैं, तो वेगनर के सिद्धांत के अनुसार क्या हो रहा है, दोनों प्लेटें आपस में टकरा रही है और ऊपर उठ रही है। तो दोनों प्लेटें जब आपस में टकराएंगे और ऊपर उठेंगे तो समतल मैदान कहीं नहीं बनेगा, समतल मैदान कहीं नहीं बनेगा। और तिब्बत का पठार जो है वो समतल है। तो इसको ज्यादा बेहतर तरीके से कोबर महोदय ने समझाया है, ठीक है ना। लेकिन महाद्वीपों में प्रवाह हो रहा है ये क्लियर है। अभी इसमें और भी चीजें जो आलोचनाओं में बताई गई हैं, हो सकता है कि इन पर खोज ना हुए हो, उन पर खोज चल रहे हो या आगे चलकर उन पर हम लोग बात करें। लेकिन फिलहाल इतनी बात बिल्कुल तय है कि महाद्वीपों में प्रवाह जारी है और महाद्वीप प्रवाहित हो रहे हैं, ठीक है ना। इसके प्रमाण भारत विश्व के भूगोल में हम लोग अलग अलग जगहों पर जब विश्व का भूगोल पढ़ेंगे तब भी देखेंगे। तो कल हम लोग देखेंगे प्लेटो का विवर्तनिक सिद्धांत, ठीक है। आज के लिए पर्याप्त है।